वीणा मानवी को लेकर भी अचानक से बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। जैसे ही वो बाहर निकली दफ्तर से, अचानक से पुलिस आती है और उन्हें हिरासत में ले लेती है। प्रशांत किशोर पहले से हमलावर रहे हैं, सिर्फ एक शख्स का नाम लेकर हमला बोल रहे हैं और वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अगर जनता ने यहां हमें जिता दिया तो निश्चित मानिए कि 242 विधायकों की आवाज दब जाएगी मेरी आवाज के सामने। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसी सीट पर, जो अब तक उसकी परंपरागत सीट रही है, उसका गढ़ रहा है, वहां पर बीजेपी अगर किसी भी वजह से हारती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, पार्टी के लिए झटका होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है। 30 जुलाई को यहां उपचुनाव होना है और उससे पहले 13 जुलाई तक नामांकन की जो तिथि थी वो समाप्त हो गई है। सभी उम्मीदवार जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। अब 16 जुलाई तक नामांकन वापसी की तारीख है, यानी जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जो पीछे हटना चाहते हैं, अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, उनके पास 16 जुलाई तक का वक्त है। 16 जुलाई के बाद ये अंतिम सूची आ जाएगी कि कौन कौन विधानसभा में उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो बांकीपुर सीट में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये 16 जुलाई के बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अब बात हम कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की। तो आपको बता दें कि यह सीट कल तक लग रहा था कि बीजेपी के लिए एक तरफा सीट है, बीजेपी के लिए वन साइडेड इलेक्शन है ये, और बाई इलेक्शन में बीजेपी उसी तरीके से जीतेगी जैसे लंबे समय से कई दशकों से जीतती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि नामांकन की तारीख खत्म हुई है, जैसे जैसे सबने अपने नामांकन किए हैं और एक राजनीतिक माहौल बना है, उसके बाद ये फाइट जो है ये बिग फाइट बनती जा रही है, यानी एक बड़ी जंग बनती जा रही है। बड़ी जंग हम इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर प्रशांत किशोर, जो कल तक लग रहा था कि शायद 2025 विधानसभा चुनाव के बाद वो उनकी पार्टी की जो बुरी हालत हुई, जो बहुत बुरी तरह से शिकस्त मिली, शायद उतने जोश के साथ वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जब खुद मैदान में उतर गए तब समझ में आ गया था कि वो बीजेपी को सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं है, बीजेपी के खिलाफ वो कड़ा मुकाबला देंगे। और वही आरजेडी की तरफ से भी हो रहा है कि आरजेडी ने भी अपने उस कैंडिडेट को उतारा है जिसने पिछले चुनाव में यानी 2025 के हालिया चुनाव में लगभग 46-47 हजार वोट हासिल किए थे। तो एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो आरजेडी उम्मीदवार हैं या कहें महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, और तीसरा पक्ष, तीसरा कोण बना रहे हैं प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के तहत मैदान में उतरे हैं। बिग फाइट ये क्यों बन गई? दरअसल बीजेपी ने पहले एक दूसरा उम्मीदवार उतारा था जिसका नाम था अभिषेक कुमार बंटी। अभिषेक कुमार बंटी को लेकर बहुत सारी बातें आने लगी और कहा यह गया कि अगर अभिषेक कुमार बंटी का नाम बीजेपी वापस नहीं लेती तो नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद विरोधी जो हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो या प्रशांत किशोर हो, ये लोग एक बड़ा मोर्चा खोलते और जबरदस्त कैंपेन चलाते अभिषेक बंटी के खिलाफ। अभिषेक बंटी के बारे में बताया जा रहा है कि कई सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही थी। कुछ लोग शिक्षा को बता रहे हैं कि उनका एजुकेशन जो था वो बढ़िया नहीं था, उन्होंने 10th पास जो किया था वो सर्टिफिकेट कुछ उसमें गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी, इस वजह से उनका नाम बीजेपी ने वापस ले लिया। फिर खबर ये आई कि अभिषेक कुमार बंटी जो हैं उनके माता पिता दोनों पर चारा घोटाला मामले में गंभीर आरोप थे और वो दोनों दोषी पाए गए थे और उन्हें सजा हुई थी, ये खबर भी आई। तो माना गया कि इस वजह से, लेकिन अभी तक बीजेपी ने नहीं कहा कभी कि किस वजह से अभिषेक बंटी का नाम वापस लिया गया, बल्कि बीजेपी आज भी यही कह रही है कि अभिषेक बंटी का नाम इसलिए वापस लिया गया क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने परिवार की जरूरतों या कारणों का हवाला देकर अपना नाम वापस लिया था। तो ये संक्षेप में मैंने बताया कि आज जो माहौल वहां बना हुआ है वो किस तरह से एक बड़ी जंग का इशारा कर रहा है। लेकिन एक चीज और जो देखने में मिल रही है कि पिछले वीडियो में जब हम बांकीपुर पर वीडियो बना रहे थे और आप तक पहुंचाया हमने, उसमें हमने बताया था कि प्रशांत किशोर अपनी उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कर रहे थे, यानी विरोधियों पर सीधा हमला करना और कड़ा हमला करना। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी है। प्रशांत किशोर की ही तरह अब दूसरी पार्टियां भी, दूसरे उम्मीदवार भी उसी तरीके से आक्रामक होते जा रहे हैं। अभी एक जो नया अपडेट है, जो नई खबर है वो ये कि इन तीन पार्टियों यानी बीजेपी, आरजेडी और
जनसुराज पार्टी के अलावा तेज प्रताप यादव की एक भी पार्टी जो है वो यहाँ चुनाव लड़ रही थी। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाई थी और उनकी उम्मीदवार वीणा मानवी मैदान में थी। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले यह खबर आ गई है कि वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। वीणा मानवी को लेकर भी अचानक से बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ कि वीणा मानवी जब नामांकन करने पहुंची थी और नामांकन करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली दफ्तर से, अचानक से पुलिस आती है और उन्हें हिरासत में ले लेती है। कहा यह जा रहा है कि कई साल पुराने मामले में, 1.5 दशक से भी ज्यादा पुराना मामला है और उस मामले में वीणा मानवी को हिरासत में लिया गया है। गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तारी बताया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। हालांकि वीणा मानवी को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद कुछ कमियां उनके नामांकन में रह गई थी। उनके नामांकन पत्र में कुछ तकनीकी खामी रह गई या कमी रह गई, जिसकी वजह से निर्वाचन अधिकारियों ने नामांकन को अवैध माना और उनका नामांकन रद्द कर दिया है। अब यहां पर भी एक नया पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव शांत रहने को, बैठने को तैयार नहीं है, वो चुप बैठने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब यह मामला कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि साजिश के तहत मेरी उम्मीदवार का नाम हटाया गया है। उन्हें डर था, लोगों को डर था कि एक महिला उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, वहां पर समीकरण पलट सकती है, बाजी पलट सकती है। इसलिए वीणा मानवी का नामांकन रद्द करवाया गया है। मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जाकर इस मुद्दे को रखूंगा न्यायपालिका के सामने। तो ये एक पक्ष हो गया है। प्रशांत किशोर पहले से हमलावर रहे हैं। प्रशांत किशोर अब भी किसी दूसरे पर या तीसरे पर हमला बोलने की बजाय सिर्फ एक शख्स का नाम लेकर हमला बोल रहे हैं और वो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उनका बार बार यही कहना है कि ये चुनाव सम्राट चौधरी को हटाने का चुनाव है, ये नेतृत्व परिवर्तन का चुनाव है और अगर जनता ने यहां हमें जिता दिया तो निश्चित मानिए कि 242 विधायकों की आवाज दब जाएगी मेरी आवाज के सामने। तो प्रशांत किशोर एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो बाकी 242 विधायकों के लिए मैं बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला हूं। सम्राट चौधरी को हटना ही पड़ेगा और बीजेपी मजबूर हो जाएगी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। अब आते हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ चल रहे कैंपेन की। प्रशांत किशोर, चूंकि प्रशांत किशोर पहले भी दूसरे नेताओं की डिग्री को लेकर, उनकी उम्र को लेकर, उनके तमाम अब तक के जो रिकॉर्ड रहे, उनका पुराना बैकग्राउंड रहा है, उनको लेकर निशाना साधते रहे हैं। इस बीच एक अचानक से सोशल मीडिया पर माहौल बनता है और वो माहौल बनता है प्रशांत किशोर के खिलाफ। अचानक से कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आने लगते हैं, कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती हैं और बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने जो अपने हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में जो एफिडेविट में लिख कर दिया है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है, बताया जाता है कि यह डिग्री फर्जी है। अचानक से सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जाता है कि प्रशांत किशोर जो हैं उनकी डिग्री फेक है, क्योंकि जिस संस्थान से उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई है वो संस्थान मास्टर्स डिग्री दे ही नहीं सकता है। वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो एक सिर्फ प्रशिक्षण संस्थान है, वहां से कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर ही नहीं सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि फैक्ट चेक जब किया गया तो पाया गया कि ये सारी खबरें भ्रामक थीं, ये फेक थी। प्रशांत किशोर जिस संस्थान का नाम दे रहे हैं वो संस्थान मास्टर्स की डिग्री देती है और इसके पीछे कारण, तर्क बताया जा रहा था। जो लोग सोशल मीडिया पर पीके के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे थे, वो लोग लिख रहे थे कि दरअसल जो संस्थान है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके बारे में भी ये स्पष्ट है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त होने से जरूरी नहीं है कि वही डिग्री ओरिजिनल होती है, वही डिग्री सही होती है, बल्कि जितने भी प्रबंधन संस्थान होते हैं वो एआईसीटीई से, चूंकि एआईसीटीई से जब उनको मान्यता प्राप्त मिलती है, तो मान्यता प्राप्त होते हैं, तो वो वहां पर डिग्री बांटते हैं या डिग्री देते हैं। वो संस्थान भी मान्यता प्राप्त ही होते हैं और इसी को लेकर ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश हुई थी। इसका मतलब ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि अभी तक प्रशांत किशोर जो काम कर रहे थे, वही एक तरह की मुहिम ऐसी चल रही है कि प्रशांत किशोर की डिग्री को लेकर, उनके चुनावी हलफनामे को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाएं, ताकि उनका दावा भी बांकीपुर में कमजोर पड़े और वो बैकफुट पर आए। एक और प्रशांत किशोर के खिलाफ बात उठी है, हालांकि उस पर अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या सच है, क्योंकि उनके हलफनामे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 जगह पर 2 अलग-अलग राशि, चल अचल संपत्ति जो अपना डिक्लेयर किया जाता है, उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जो चल संपत्ति बताई है, उसमें 2 अलग-अलग राशि का उल्लेख किया गया है। एक जगह 89 करोड़ कुछ लाख रुपए बताए गए हैं और दूसरी जगह 99 करोड़ बताए गए हैं। 10 करोड़ का फर्क है।
लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये जाहिर तौर पर जब नामांकन हो चुका है, निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करते हैं और स्क्रूटनी के बाद ही तय होता है कि नामांकन रद्द होता है या फिर नामांकन रहता है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर के नामांकन को लेकर कोई सवाल नहीं उठे हैं। इसलिए हम ये फिलहाल मानकर चल रहे हैं कि ये भी शायद प्रशांत किशोर के खिलाफ एक कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन चूंकि अब कैंपेन जब होता है, जब वार पलटवार होता है राजनीति में, तो किसी भी स्तर पर होता है। प्रशांत किशोर भी वही करते रहे हैं। प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधते हैं। इससे पहले 2025 के चुनाव में वो अशोक चौधरी पर निशाना साधते रहे, वो मंगल पांडे पर निशाना साधते रहे। तो प्रशांत किशोर भी एक तरीके से हम कहें तो चरित्र हनन कर रहे होते हैं। तो अब उन पर सवाल उठाकर उन्हें भी डिमोरलाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी चीज सामने आई कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं प्रशांत किशोर के पक्ष में। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी अभी भी वहां मजबूत है और एक तरफा जीत हासिल करेगी, क्योंकि नितिन नवीन फैक्टर उस इलाके में जुड़ा हुआ है। नितिन नवीन फैक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि नितिन नवीन लगभग 2 दशकों तक वहां से विधायक रहे हैं, 5 टर्म एमएलए रहे हैं और उससे पहले उनके पिताजी वहां से विधायक रहे। तो एक बहुत बड़ा वहां पर उनका बहुत बड़ी लेगेसी वहां बनी हुई है। नितिन नवीन को वहां पर हराना या उनके उम्मीदवार को वहां पर हराना इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो खुद मैदान में उतर चुके हैं, खुद वो आ चुके हैं पटना में, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, महिला मोर्चा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मंडल के जो उनके मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बिहार के जो बड़े नेता हैं बीजेपी कोर ग्रुप में, उन सबसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। नितिन नवीन का खुद एक्टिव होना, मुझे लगता है यही बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा अगर बीजेपी के लिए, बीजेपी के पक्ष में परिणाम बीजेपी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार जीते, तो नितिन नवीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वहां पर ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ लेवल के हों, प्रखंड मंडल स्तर के हों, उन सबको वो नाम से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं और वो जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं लोगों से, वो लोगों को पसंद आता है। नितिन नवीन, हालांकि उनके विरोधी भी मानते हैं कि नितिन नवीन बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत शांत व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद उनकी उस इलाके में इतनी पकड़ है। तो नितिन नवीन फैक्टर जो है वो वहां पर क्या रंग दिखाएगा, क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात है। कहा यह जा रहा है कि पूरा जो प्रचार है वहां बीजेपी का कैंपेनिंग है, वो सब नितिन नवीन खुद संभालेंगे, खुद हैंडल करेंगे। यानी एक एक पल क्या हो रहा है, एक एक मिनट में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मॉनिटर नितिन नवीन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो तो मोर्चा संभाल चुके हैं, लेकिन उनको भी निर्देश नितिन नवीन खुद देंगे, क्योंकि बीजेपी जाहिर तौर पर यह कह भले ही ना रही हो, लेकिन उन्हें पता है कि यह नितिन नवीन और बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसी सीट पर, जो अब तक उसकी परंपरागत सीट रही है, उसका गढ़ रहा है, वहां पर बीजेपी अगर किसी भी वजह से हारती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, पार्टी के लिए झटका होगा। और साफ तौर पर जो एक मैसेज जाता है कि शहरी मतदाता जो हैं, बिल्कुल जो शहर में रहते हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी है, वो बीजेपी के मतदाता जो माने जाते हैं, या कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़ वहां बहुत अच्छी होती है। अगर बीजेपी ये सीट लूज करती है तो ये भी बहुत बड़ा डेंट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि शहर बिहार में बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार की राजधानी और राजधानी की जो एकदम प्रमुख सीट है, वहां अगर बीजेपी हार जाती है तो इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा झटका बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए नितिन नवीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी से अपने सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। प्रशांत किशोर को सारी चीजें खुद करनी है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए कुछ लोग भी माहौल बनाने में लगे हैं। यानी एक तरीके से कहें तो परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर के लिए कुछ लोग कैंपेन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अभी जो एक नया सोशल मीडिया पोस्ट सबने देखा कि आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, हालांकि बड़े नेता हैं, शिवानंद तिवारी का कद बहुत बड़ा है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से सीनियर रहे हैं। तो शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है वो ये बता रहा है कि आखिर कुछ तो ऐसा शिवानंद तिवारी ने देखा होगा जिसकी वजह से वो पोस्ट में सोशल मीडिया पर ये लिखने पर मजबूर हुए। उन्होंने लिखा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आरजेडी का एक नेता अगर प्रशांत किशोर के बारे में ये लिख दे कि उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां आरजेडी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है।
अगर शिवानंद तिवारी ने कुछ भांप लिया है, कुछ उन्हें एहसास हुआ है, तभी उन्होंने ये पोस्ट सार्वजनिक तौर पे किया होगा, लिखा होगा कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिख रहा है। आरजेडी के खिलाफ या कहें कि आरजेडी के लिए नेगेटिव क्या चीजें जा रही हैं। एक तो ये कि तेजस्वी यादव, चूंकि आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, आरजेडी के अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के लिए इस सीट क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या तेजस्वी यादव को बांकीपुर सीट से कोई लेना देना नहीं है? तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं, यूरोप टूर पर हैं, और यूरोप घूमने अगर गए हैं या किसी काम से गए हो पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि यूरोप घूमने गए हैं। तो अगर तेजस्वी यादव के लिए यूरोप टूर इतना महत्वपूर्ण है और एक सीट उनके लिए मायने नहीं रखती है, तो आरजेडी को पहला झटका तो यही लग रहा है कि जो उसका सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है, वही मौके पर मौजूद नहीं है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस दौरान लौट आए, अब तक आने की तारीख उनकी पता नहीं है, लेकिन अगर लौट आते हैं तो भी ये देरी कही जाएगी, क्योंकि उनको नामांकन से पहले मौजूद होना चाहिए था। तेजस्वी कहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार जब नामांकन के लिए जाता है, उस दौरान ही माहौल बनता है, उसी दौरान एक जुलूस निकलता है जिससे पता चलता है कि उम्मीदवार कितना मजबूत है। रेखा गुप्ता के साथ ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज रही कि उनके नामांकन में आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से कोई नहीं था, तेजस्वी यादव भी नहीं थे, और ना ही कांग्रेस पार्टी से, सहयोगी दलों से भी कोई बड़ा नेता नहीं था। यहां पर बीजेपी को एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, पॉलिटिकल एज मिलता है। बीजेपी के उम्मीदवार जब नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए के घटक दल जितने थे बिहार में, 5 घटक दल, पांचों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, बिहार के मुख्यमंत्री मौजूद थे, स्थानीय सांसद मौजूद थे। ये बताता है कि बीजेपी एक जब किसी भी चुनाव में जाती है, बीजेपी किसी सीट के लिए भी, एक सीट के लिए भी चुनाव में उतरती है, तो उसकी रणनीति बहुत मजबूत होती है। वो कहीं से भी कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहती जो आम लोगों के बीच मैसेज जाए कि बीजेपी उम्मीदवार कमजोर है या गठबंधन में कोई कमी है, और बीजेपी यहां पर 20 पड़ी। अब आरजेडी के लिए चुनौती यही है कि आरजेडी के नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है। आरजेडी के कोई बड़े नेता अब तक प्रचार में उतरे नहीं है। आरजेडी का कोई बड़ा नेता नामांकन के दौरान मौजूद नहीं था। कांग्रेस की चुप्पी भी आरजेडी के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। कांग्रेस ने बाद में जरूर कह दिया, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने बस एक बयान दिया था कि महागठबंधन की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, लेकिन कांग्रेस का भी कोई बड़ा नेता इस नामांकन में नहीं था, और ना ही रेखा गुप्ता के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई बयान समर्थन में आ रहा है। इसका मतलब यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अंदर खाने अभी भी नहीं चाहती थी कि आरजेडी का उम्मीदवार हो। कांग्रेस जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर को चाह रही थी कि समर्थन किया जाए, उनका समर्थन करते हुए हम बीजेपी को बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव यह है कि बीजेपी के कैंपेनिंग में बड़े बड़े चेहरे दिखेंगे। अभी तो शुरुआत है। नितिन नवीन मोर्चा संभालेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं जो जेडीयू से हैं, वो सब रहेंगे, प्रदेश के तमाम अलग अलग दलों के, घटक दलों के मंत्री होंगे, वो सब करेंगे। तो बीजेपी के पास चेहरों की, स्टार कैंपेनर्स की कमी नहीं है। ये कमी आरजेडी में दिख रही है, और आरजेडी उसको कितनी जल्दी पूरी कर लेती है, कमी दूर कर लेती है, ये उसके लिए बेहतर होगा। प्रशांत किशोर के साथ चुनौती यही है कि प्रशांत किशोर के पास खुद के अलावा कोई स्टार कैंपेनर नहीं है। प्रशांत किशोर खुद कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर अन्य प्रदेशों में जहां जहां वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर चुके हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, अगर ये लोग आते हैं तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के पक्ष में थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग बिहार में आकर बहुत कारगर साबित हों, बहुत असरदार हों, ऐसा लगता भी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास मजबूरी यह है कि बिहार में खुद के अलावा उनके कोई और स्टार कैंपेनर नहीं हो सकते हैं, और अन्य पार्टियां जो हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या छोटे दल हो, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, वीणा मानवी का नामांकन रद्द हुआ है। अगर ये मामला अगर बहुत ज्यादा खिंचता है और कोर्ट में जाता है तो जरूर कुछ दिन तक एक माहौल बनेगा, यहाँ एक खींचतान की स्थिति बनेगी। लेकिन वीणा मानवी अगर होती भी तो कितनी कारगर साबित होती, कितनी बड़ी टक्कर दे पाती, ये फिलहाल मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीणा मानवी बहुत दमदार तेज प्रताप यादव की पार्टी तो नहीं थी जहां बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर खुद मौजूद हो। वहां वीणा मानवी बहुत अच्छी पोजीशन में होती, ऐसी उम्मीद किसी को शायद नहीं होगी। लेकिन फिलहाल बांकीपुर में लड़ाई बहुत तेज हो गई है, बहुत तीखी होती जा रही है। प्रशांत किशोर का बयान या फिर अब आरजेडी के नेताओं का बयान
और बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन किया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ की उनके साथ उन्होंने संपत्ति की गलत घोषणा की है, उन्होंने डिग्री फेक दी है, ये सब बातें जो भ्रामक हैं, जो अब तक फेक पता चली है कि ये सारी जो बातें कही जा रही हैं वो सब भ्रामक हैं और झूठी बातें हैं। तो ये भी एक अफवाह के जरिए भी प्रशांत किशोर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इसका कितना असर पड़ेगा प्रशांत किशोर पर, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बांकीपुर पर आप सबकी भी नजर बनी हुई होगी, हमारी भी नजर बनी हुई है और ये 30 तारीख तक ये नजर सबकी बनी रहेगी। तो आप भी बनाए रखिए, हम भी बनाए रखते हैं और जैसे जैसे कोई अपडेट होगा, बड़ी चीज सामने आएगी, हम आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन ये जरूर मैं फिर आखिर में कहूंगा कि बांकीपुर की लड़ाई अब एक तरफा नहीं रह गई है। ये एक बिग फाइट बन गई है, बड़ा मुकाबला बन गया है, बड़ा रोचक होगा और दिलचस्प होगा इसके परिणाम पर भी जब हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिएगा जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म के साथ, हमें फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार हमारे वीडियोस देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। नमस्कार।